हे भगवान, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका कर्ज मेरे ऊपर ना निकल रहा हो। भगवान, आज तो मेरा जाल खाली ना जाने देना। इसमें इतनी मछलियां भर देना कि मैं अपने पेट की आग बुझा सकूं, कर्जदारों को शांत कर सकूं। तो बोलो भगवान की जय। इतना कहकर गोविंद ने अपना जाल समुद्र में फेंक दिया। काफी देर बाद जब जाल समुद्र से निकला तो उसमें केवल एक मछली फंसी थी। गोविंद निराश हो गया। तभी सामने खड़ा दूसरा मछुआरा गोविंद की ओर देखकर बोला, अरे भाई गोविंद, सही सही बताऊं तो समंदर की मछलियां जो हैं वो तेरी शक्ल से नफरत करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे गांव वाले तेरी शक्ल पसंद नहीं करते। अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि तू मछलियां पकड़ना छोड़ दे और कोई दूसरा काम पकड़ ले। इतना कहकर वो मछुआरा हंसने लगा। अरे, एक तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ और ऊपर से तुम लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो। अरे भैया, मजाक न उड़ाएं तो क्या करें? तू समझता क्यों नहीं कि तू समंदर के मामले में भाग्यशाली नहीं है? सीधे शब्दों में कहे तो भैया तू मनहूस है, मनहूस। हमें तो डर इस बात का रहता है कि कहीं तेरी मनहूसियत का साया दूसरे मछुआरों पर भी ना पड़ जाए। हर बार आकाश की ओर देखकर यही प्रार्थना करता है, हे भगवान, भर दे मेरा जाल मछलियों से, मगर तेरा जाल खाली का खाली ही रहता है। अब तेरी भगवान भी नहीं सुनता तो समझ ले तू कितना बड़ा मनहूस है। अरे, किसने कहा कि मेरा जाल खाली रहता है? देखो, अभी एक मछली फंसी है ना। हाँ, वो भी केवल इस वजह से क्योंकि तू 2 दिन से भूखा है। इसे खाकर अपना पेट भर लेना, क्योंकि तुझे फिर से 2 दिन तक भूखा रहना है। इतना कहकर वो सब मछुआरे गोविंद का मजाक उड़ाने लगे। गोविंद नम आँखों से एक मछली को लेकर अपने घर आ गया। गोविंद ने मछली को रसोई में रखा और अपनी झोपड़ी में बैठकर रोते हुए खुद से बात करने लगा। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मुझे इतनी सजा भुगतनी पड़ रही है। तभी वहाँ पड़ोसी बलिया चाचा की पुत्री राधा आ गई। निराश मत हो गोविंद, हर रात के बाद सुबह होती है, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। इतना कहकर राधा ने कुछ मुद्राएं गोविंद को पकड़ा दी। ये लो, बाजार से कुछ खरीद कर खा लेना। मैं जानती हूँ कि तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। वो मुद्राएं वापस करते हुए बोला, मुद्राओं को वापस रख लो राधा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और कितना अभागा हूँ कि मुझे अपनी ही प्रेमिका से उधार लेना पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं आज तक तुम्हें कुछ भी खरीद कर तो नहीं दे सका, ऊपर से दिन ब दिन तुम्हारा कर्जदार बनता जा रहा हूँ। समझ नहीं आता कि तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ किस मुंह से मांगूंगा। क्या कहूँ मैं? मैंने कहा ना, मन छोटा मत करो, सब सही हो जाएगा। और बुरे समय में अगर तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? सोचो, अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तब भी तुम यही बात कहते। इतना कहकर राधा ने वही मुद्राएं दोबारा गोविंद को पकड़ा दी और चली गई। गोविंद बाजार में जाकर कुछ फल खरीद लाया, खाकर लेट गया। अगले दिन गोविंद फिर से मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचा। तभी वहां राधा का पिता बलिया आ पहुंचा। अरे सुन रे गोविंद, मुझे तेरी बेशर्मी पर बड़ी चिढ़ होती है रे नालायक कहीं का मनहूस। एक तो खुद फूटी किस्मत वाला है, ऊपर से मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है क्या रे? हैं? क्या? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा चाचा। अरे मतलब नहीं समझा, बकवास मत कर। तू सब समझ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कल मेरी बेटी फिर से तुझे कुछ मुद्राएं देकर गई है ना,
बता, बोल। गोविंद ने नजरें नीचे कर ली। मैंने राधा को मना किया था। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी तुझे पसंद करती है, क्योंकि वो नादान है। वो नहीं जानती कि वो एक ऐसे इंसान को पसंद कर रही है जो अपना पेट तक तो भर नहीं सकता। अरे नालायक मनहूस कहीं का, तू ये बता, तू भला शादी के बाद मेरी बेटी का पेट कैसे भरेगा? हैं? शादी के बाद तो तू हमेशा मेरे ही सामने हाथ फैलाएगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी का हाथ तुझे कभी नहीं सौंपूंगा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, बड़ा आया मेरा दामाद बनेगा और मेरे ही सर पर तांडव कर रहा है, मनहूस कहीं का। इतना कहकर बलिया चाचा वहाँ से चले गए। बलिया चाचा के जाते ही वहाँ खड़े दो मछुआरे गोविंद का मजाक उड़ाने लगे। देखो भैया, जाल में फंसती एक मछली सपना देखे बड़ी मछली का, यानी कि बलिया चाचा की बेटी का। हाँ, और नहीं तो क्या, लोग सोते में सपने देखते हैं और ये तो भैया खुली आंख से देख रहा है। बलिया चाचा अपनी बेटी को जान से मार देंगे, लेकिन कभी भी उसका हाथ इस जैसे मनहूस बदकिस्मत को तो कभी ना सौंपेंगे, जो मछुआरे के नाम पे कलंक है, कलंक। गोविंद ने उन दोनों मछुआरों को आंसू भरी नजरों से देखा और शांत निगाहों से समुद्र की ओर देखा और बिना कुछ कहे अपने घर लौट आया। घर पर वापस आते ही वहाँ राधा आ गई। मुझे पता चला कि पिताजी ने तुम्हें मछुआरों के सामने बहुत अपमानित किया है। देखो राधा, तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी कहा, देखा जाए तो वो सच ही तो कहा। भला वो उस इंसान को अपनी बेटी का हाथ क्यों सौंपेंगे जो अपना पेट नहीं भर सकता, तो उनकी बेटी का पेट कैसे भरेगा? राधा, अगर तुम चाहती हो कि मैं और ज्यादा ना टूटूं, तो यहाँ से चली जाओ और कभी मत आना। हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राधा की आंखों में आंसू आ गए। तुम फिर हिम्मत हार गए। राधा, मैं कहता हूँ तुम चली जाओ यहाँ से। तुमने मुझे जितनी भी मुद्राएं अब तक मदद के तौर पे दी हैं, मैं तुम्हें बहुत जल्द चुका दूंगा। बस हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, बात खत्म। जाओ 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 जाओ। राधा की आंखों में आंसू थे और वो चुपचाप चली गई। राधा के जाते ही गोविंद अपनी किस्मत को कोसने लगा और रोते रोते लेट गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। सोने के कुछ ही समय बाद गोविंद की आंख अचानक खुल गई। सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह चौंक गया। हाँ, ये मैं कहाँ आ गया? मैं सोया तो अपने घर पर था। ये कौन सी जगह है? गोविंद तुरंत उठकर देखने लगा। उसने देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत समंदर के किनारे एक टापू पर खड़ा था। ऊपर नजर दौड़ाई तो देखा कि वो एक नीले वृक्ष के नीचे खड़ा था। तभी समंदर में उथल पुथल हुई और रंग बिरंगी किरणों से एक जल परी प्रकट हो गई। हाँ, जल परियां? जल परियां क्या वास्तव में होती हैं? मैं तो समझता था कि ये तो केवल कहानियों और किस्सों में होती हैं। गोविंद आंखें फाड़ फाड़ कर जल परी को देखने लगा। नहीं 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 नहीं, मैं तो कोई सपना देख रहा हूँ। ये वास्तविकता तो नहीं हो सकता। जरूर ये कोई सपना है। तुम कोई सपना नहीं देख रहे, बल्कि तुम सपने में भी हो और वास्तविकता में भी। हाँ, भला ये कौन सी पहेली है? जो ताकत तुम्हारे पास है, वो ताकत बहुत खास लोगों में होती है। गोविंद, तुम बहुत ही खास हो। हाँ, अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने खास हो। ये क्या बकवास है? अरे जाओ जाओ, सारे गांव में मैं मनहूस के नाम से प्रसिद्ध हूँ। बदकिस्मत कहते हैं लोग मुझे। फटी किस्मत वाला, फूटी किस्मत वाला, जाने जाने क्या कहते हैं। और तुम कहती हो कि मैं बहुत खास हूँ।
क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई के बारे में नहीं जानते। नहीं 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 नहीं, ये सच हो ही नहीं सकता। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं सपना ही देख रहा हूँ। तभी जल परी अचानक वहाँ से गायब हो गई। कुछ देर बाद वो फिर से प्रकट हुई और अपना हाथ गोविंद की ओर बढ़ाया। इसे रखो। गोविंद ने देखा कि जल परी के हाथ में कीमती मोती रखे हुए थे। हाँ, ये मोती तो बहुत कीमती है। हाँ, इन्हें बेच देना, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द मुझे ढूंढने का प्रयास करना। अगले ही पल गोविंद की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। इसका मतलब मैं सपना ही देख रहा था। हाँ, हे भगवान, कैसा सपना था। उसने जैसे ही माथे का पसीना पोंछा, तभी उसके हाथ से वो मोती जमीन पर गिर पड़े। गोविंद आंखें फाड़कर उन मोतियों को देखने लगा। हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर मैं सपना देख रहा था तो ये मोती मेरे हाथ में कैसे आया? आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान? कुछ तो बड़ा रहस्य है। मैं शायद मैं समझ नहीं पा रहा। गोविंद ने दोबारा वो मोती उठा लिए और गहरी सोच में डूब गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन गोविंद राज्य में गया और उन मोतियों को बहुत ही अच्छे दामों में बेच आया। घर आकर उसने सबसे पहले अपना मनपसंद खाना बनाया और खाया। कुछ देर बाद वो फिर से नींद की आगोश में समा गया। गोविंद की आंख फिर से उसी टापू पर उसी नीले वृक्ष के नीचे खुल गई। अगले ही पल जलपरी फिर से उसके सामने खड़ी थी। क्या हुआ? लगता है आज तुमने पेट भर कर खाना खाया है। तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने काफी समय बाद अच्छा खाना खाया है। अब आखिर तुम्हारा रहस्य क्या है? तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। मैं सही बताऊं तो अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ तुम कहना क्या चाहती हो। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझे ढूंढना होगा। ये क्या बात है? जलपरी अचानक गंभीर हो गई। सुनो, बहुत जल्द उसका जादू, काला जादू, समंदर के बाहर की दुनिया में भी पहुंचेगा। उसका समय तुम्हारी दुनिया को सुख, घर, अन्न और जीवन से वंचित कर देगा। भूखमरी फैलेगी। हो सके तो मुझे उससे पहले ही तलाशने का प्रयास करना। सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। इतना कहकर जलपरी ने फिर से कुछ कीमती मोती गोविंद को थमा दिए। जैसे ही गोविंद ने मोती पकड़े, अगले ही पल उसकी आंख खुल गई और उसके हाथ में फिर से वही मोती थे। उस दिन के बाद गोविंद के सपनों में रोज रोज जलपरी आई और उसे मोती देती रही। गोविंद उन्हें अच्छे दामों में बेचता रहा। देखते ही देखते गोविंद की किस्मत बदल गई। अब उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी थी। वहाँ नौकर चाकर, आराम और ऐश्वर्य सब कुछ था। गोविंद अब अपने गांव का सबसे बड़ा मछलियों का व्यापारी था। वो अब साधारण मछुआरा नहीं रह गया था और उसका नाम अब गांव के धनवानों की सूची में शामिल हो गया था। जो मछुआरे पहले गोविंद का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी किस्मत पर जलन करने लगे थे। एक दिन गोविंद बाजार में खड़ा था कि तभी उसकी नजर बलिया चाचा और राधा पर पड़ी। गोविंद सीधे बलिया चाचा के पास चला गया। अरे ओरे गोविंद, अगर तुझको लगता है कि तू बड़ा धनवान हो गया है तो मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे कर दूंगा। बेटा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ। ये सुनकर राधा चौंक गई। पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब तक गोविंद गरीब था तब आप मना करते थे, मैं समझती थी। लेकिन आज गोविंद गांव का सबसे धनवान मछुआरा है, मछलियों का सबसे बड़ा व्यापारी है। उसके पास हवेली है, व्यापार है, नौकर चाकर है। अब किस बात की कमी? क्योंकि जिस तरह से गोविंद की किस्मत बदली है
वो कोई साधारण बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। पक्का इसने कोई न कोई गलत काम करके ही धन कमाया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बलिया चाचा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, और मैं इस रहस्य को किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी बात दूसरी है। इतना कहकर गोविंद ने अपने सपनों में जलपरी से मिलने वाली घटनाओं के बारे में बलिया चाचा को विस्तार से बताया। राधा बहुत गौर से गोविंद की बात सुन रही थी। और तब से जलपरी रोज मेरे सपने में आती है और कीमती मोती दे जाती है। उन्हीं मोतियों को बेचकर मैं धनवान बना हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया बलिया चाचा। ये सुनकर बलिया चाचा मुस्कुराने लगे। कुछ भी गलत नहीं किया। अरे तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे उल्टी सीधी कहानी सुनाओगे और मैं उस पर विश्वास कर लूंगा? बेटा, ये सब बकवास है। ऐसी कहानियां बच्चों को सुनाना। हाँ, कोई सूखा वूखा नहीं पड़ने वाला और कोई जलपरी नहीं होती है। बात करते हैं। इतना कहकर बलिया चाचा राधा को लेकर वहां से चले गए। गोविंद निराश होकर अपनी हवेली लौट आया।